After doing question number 7, now it is a time to start with question number 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें वेरिएबल ग्रोथ रेट की डिटेल आपको दी है, यानी कि ग्रोथ रेट चेंज हो उसकी वजह से गॉर्डन अप्रोच से शेयर का क्या प्राइस आएगा, इसके बारे में हमें बात करनी है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन हियर. A firm had paid dividend of rupees 2 per share last year. So please try to understand this dividend is not D1, rather than this is D0 because the dividend has been paid last year. The estimated growth of the dividend from the company is estimated to be 5% per annum. So this is a growth rate detail given. Determine the estimated market price of the equity share if the estimated growth rate of the dividend rises to 8% and falls to 3%, and also find out the present market price of the share given that the required rate of return on return of equity investor is 15%. So this is KE given to you. देखिए हमें तीन तरह की प्राइस यहाँ पे निकालनी है. पहली तो एग्जिस्टिंग प्राइस है जहां पे ग्रोथ का रेट हमको लेना पड़ेगा 5%, एंड देन हम ग्रोथ रेट को 8% बढ़ा देंगे, 8% जितना कर देंगे, एंड देन मे बी हम ग्रोथ रेट को कर देंगे 3%. सो लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन. पहला जो मैं गिनने वाला हूं वो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालने की कोशिश करूंगा. चलिए गॉर्डन का फॉर्मूला याद करते हैं. सो एज पर गॉर्डन अप्रोच P0 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों गॉर्डन में? यस, E1 इंटू मुझे करना पड़ेगा 1 माइनस बी एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा KE माइनस बी इंटू आर. सो ये हमारा फॉर्मूला है. इसमें P0 इज इक्वल टू, देखिए अर्निंग्स के बारे में हमें कुछ बोला है, अर्निंग्स के बारे में कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट डिविडेंड दिया है. तो मैं इसकी जगह पे चाहूं तो KE माइनस जी वाला फॉर्मूला भी लिख सकता हूं. बोथ द फॉर्मूलाज आर सेम. सो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, D1 इज इक्वल टू KE माइनस जी. अब देखिए ये सभी आपको मैं आगे ही समझा चुका हूं कि ये दोनों ही फॉर्मूला एक्चुअली सेम है. ये E1 इंटू 1 माइनस बी करोगे तो ये अर्निंग्स इंटू डिविडेंड पे आउट हो जाएगा. चलिए इसको रिवाइज करते हैं. ये 1 माइनस बी एक्चुअली क्या हो जाता है बच्चों? दिस इज DPR, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो. तो अर्निंग्स 1 को यानी कि नेक्स्ट ईयर की अर्निंग को, फ्यूचरिस्टिक अर्निंग को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं डिविडेंड पे आउट रेशियो से तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, राइट? KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, माइनस जी इज अ ग्रोथ रेट. तो चलिए इसके अंदर अब हम सभी इंफॉर्मेशन भर के देखते हैं. P0 वैसे का वैसा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. D1 में 2 इंटू 1.05 करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव द डिटेल ऑफ D0. तो D1 लाने के लिए उसमें एक बार ग्रोथ को मैं ऐड कर दूंगा. KE का जो फिगर है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फिगर, वो मुझे दिया है 15%, तो वो 0.15 आएगा, एंड माइनस जो ग्रोथ रेट आपको दिया है दैट इज 5%. तो सिंपली इसे सिर्फ सॉल्व अगर कर दे कैलकुलेटर पे और देखते क्या आता है. 2 इंटू 1.05 ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.10 एंड नीचे है इट इज 10%. सो इट्स एविडेंट दैट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द शेयर विल बी ₹21. आई एम श्योर एग्जिस्टिंग प्राइस कैसे हमने निकाला, गॉर्डन्स मॉडल या तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. चलिए एग्जिस्टिंग के बाद अब मुझे सेकेंड जो प्राइस निकालना है उसके अंदर क्या मानना पड़ेगा, दैट द ग्रोथ रेट इज इंक्रीज्ड टू 8%. तो सेकेंड सिचुएशन में ग्रोथ रेट को 8% कर दूंगा. फॉर्मूला एक बार लिखा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. देखिए D1, इस बार D1 लाने के लिए 2 इंटू 1.08 करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाई KE माइनस जी करना है. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15% एंड द ग्रोथ रेट इज गिवन एज 0.08. इसे सॉल्व करते हैं. 2 इंटू 1.08 will give you 2.16 एंड हियर वी हैव नेट ऑफ 7%. इन कैश में जो इनकम चाहिए वो 7% चाहिए, बाकी 8% का तो ग्रोथ मिलने ही वाला है. सो 2.16 डिवाइड बाय अगर मैं 7% करता हूं तो मेरा जो नया प्राइस आएगा बच्चों दैट विल बी 30.86 इफ आई राउंड फिगर इट टू द नियरेस्ट डिजिट एक्चुअली 30.86. तो देखिए हमारा
सेकेंड प्राइस भी आ गया व्हेन द ग्रोथ रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 5% टू 8%। एंड वैसे ही हमें थर्ड सिचुएशन को फाइंड आउट करना है जहां पे ग्रोथ रेट 3% तक फॉल हो जाता है। तो इन थर्ड सिचुएशन ग्रोथ रेट विल बी टेकन एज 3%। नाउ लेट्स अप्लाई द सेम फॉर्मूला वंस अगेन। P0 is equal to, now we have to do 2 into 1.03 and divided by 0.15 minus 0.03। so ये देखिए बच्चों आ जाएगा 2 into 1.03 that gives us 2.06 and divided by 15 minus 3 is equal to 12% करना पड़ेगा। सो डिवाइड बाई 12% करके जो नया आंसर आता है दैट इज 17.16 रुपीज। तो ये हमारी थर्ड मार्केट प्राइस बच्चों आ जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ग्रोथ रेट के ऊपर सब डिपेंड करता है। अगर आपके बिजनेस का ग्रोथ रेट जो कि एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट आपने देखा था कि 5% था, जब ग्रोथ बढ़ता है तो नेचुरली मार्केट में शेयर, कंपनी के शेयर के बारे में पॉजिटिव वाइब्स जाएंगे, और अगर पॉजिटिव वाइब्स जाएंगे तो शेयर का प्राइस भी एक्चुअली बढ़ेगा। इसीलिए देखिए जब ग्रोथ रेट 5 का 8% हो गया तो शेयर प्राइस 21 से बढ़ के सीधी 30.86 हो गई। और जैसे ही ग्रोथ रेट 3% पे डाउन हो गया, गिर गया, तो आप देखिए 17.16 आपकी शेयर की प्राइस हो गई। सो दिस इज इट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये एक सिंपल सा सवाल था। ये सवाल मैंने इसलिए वीडियो में लिया कि आपको पता चले कि ग्रोथ रेट की वजह से भी शेयर प्राइस को फर्क पड़ता है। ग्रोथ रेट अच्छा होगा, कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी होगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, अच्छा होगा शेयर का प्राइस। लेकिन अगर ग्रोथ रेट कम हो जाएगा या ग्रोथ रेट कम होगा तो कंपनी के शेयर की प्राइस भी गिर जाएगी बच्चों। चलिए नंबर 8 के बाद और गॉर्डन मॉडल में थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी है। हर एक मॉडल में इतनी प्रैक्टिस हमें और आपको मिलके करनी है कि एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए हमारा एक मार्क भी कट नहीं होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये भी गॉर्डन्स अप्रोच का है एंड ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लेकिन गिनने में मुझे लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए एक बार पहले से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। Taking an example of 3 different firms, that is growth firm, normal firm and declining firm, calculate the share price using Gordon's model। चलिए हमें अलग अलग डिटेल्स दी है जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी है, राइट। देन वी हैव केई, वी हैव अर्निंग पर शेयर, वी प्रिज्यूम इट टू बी E1। बी जो है वो रिटेंशन रेशियो है, एक्चुअली दिस इज नॉट रिटेन्ड अर्निंग बट आई शुड से दिस इज retention, this is retention ratio या सिंपली इसको मैं रिटेंशन रेशियो आर भी लिख दूंगा, डिविडेंड रिटेंशन या अर्निंग रिटेंशन रेशियो, तो भी मेरे हिसाब से काम चलेगा। आप समझ ही गए होंगे कि ये रिटेन कितना हम करते हैं। जैसे 1 रुपी अगर हमने अर्न किया और 0.6 का रिटेंशन रेशियो है, मीन्स हम 60 पैसा रिटेन कर लेते हैं, ओनली 40 पैसा डिविडेंड देते। देखो नीचे डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको दे ही दिया है। सो दिस इज इट। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जो करना पड़ेगा वो ये ग्रोथ फर्म के बारे में सोचना है। चलिए ग्रोथ फर्म हमारा पहला सिनेरियो होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं R इज ग्रेटर देन के, यानी कि ग्रोथ की सिचुएशन है। लगा देते हैं फॉर्मूला, हम पहले एक ही बार यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं दैट प्राइस एज पर गॉर्डन्स मॉडल विल बी E1 into 1 minus b, this will actually be D1 divided by KE minus B into R, और ये B into R हो जाएगा ग्रोथ रेट। हमें जो डिटेल्स दी है ना बच्चों वो इसी फॉर्मेट में दी है, तो मैंने भी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को गिनना शुरू कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं और हम प्राइस निकालने की ट्राई करते हैं। P0 प्राइस निकालने की ट्राई करते हैं व्हेन R इज ग्रेटर देन K। सो P0 निकालूंगा तो मुझे अर्निंग्स पहले लिखना पड़ेगा, वो 10 रुपीज दिया है टेबल में, तो 10 रुपी। 1 माइनस बी करूंगा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 करूंगा एंड डिवाइडेड बाय मैं करूंगा के ई माइनस बी आर। के ई जो होगा वो 0.10 है एंड बी आर यानी कि ग्रोथ रेट लाने के लिए मुझे रिटेंशन जो रेशियो है वो 0.6 लेना पड़ेगा एंड कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग का है दैट इज गिवन एज 15%।
फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करूँ तो ऊपर हमारे लिए जो हो जाएगा वो 4 रुपये का डिविडेंड हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 0.10 माइनस ग्रोथ रेट ऑफ 9%। सो दैट गिव्स यू ओनली 1% एज द डिनोमिनेटर, 4 divided by 0.01 and that gives you the share price of ₹40। तो देखिए 40 रुपीज का आपका शेयर प्राइस आ गया when the R is greater than, when the R is, अच्छा 1% है तो 40 नहीं आएगा ना बच्चों, 1% है तो ये 400 आएगा, दैट इज जस्ट एन एरर हियर। यस, बाद में मुझे दिख रहा है ये 400 आएगा। सो पहले आपके शेयर का प्राइस कितना आ गया, 400 रुपीज। ध्यान रखना, सवाल गिनने के बाद हमें सवाल में से कुछ इंटरप्रिटेशन भी निकालना है, तो उस वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड मैं जो स्टेज अब लूंगा वो होगा नॉर्मल फॉर्म का, वेर आर इज इक्वल टू के, आर इज इक्वल टू के। यहाँ पे प्राइस निकालूंगा, फॉर्मूला मेन लिखा ही हुआ है, उसी में फिगर भरेंगे। सो इट इज 10 इंटू 1 माइनस 0.6 एंड डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस रिटेंशन रेशियो 0.6 है एंड कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न जो अर्निंग का है इस बार वो सिर्फ 10% है, मीन्स द ग्रोथ रेट इज नाउ ओनली 6%। तो यहाँ पे जो आपका प्राइस आएगा दैट इज 4 रुपी डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस आपको करना पड़ेगा 6%, राइट। सो दिस गिव्स यू 4 डिवाइडेड बाई 4%, राइट, 4 डिवाइडेड बाई 4%। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 100 रुपी शेयर प्राइस का। देखिए आप, आर इज इक्वल टू के ही हो गया, ग्रोथ कम हो गया, उसकी वजह से कंपनी का प्राइस भी गिर गया। एंड थर्ड सिचुएशन जो हम लेने वाले यहाँ पे लिखते हैं दैट थर्ड सिचुएशन इज डिक्लाइनिंग फर्म, आर इज लेस देन के। देखना यहाँ पे ग्रोथ और कम हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट द शेयर प्राइस। P0 is equal to E1, earnings is given as 10 rupee and the dividend retention ratio 0.6, तो payout ratio 0.4 होगा। 0.10 माइनस मुझे करना है B इंटू R, B 0.6 एंड इस बार कंपनी अर्न कर रही है ओनली 8%, राइट। सो 4.8% का ही बच्चों यहाँ पे ग्रोथ रेट हो जाएगा। सो P0 यहाँ पे आएगा 4 रुपी डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.048, सिर्फ 4.8% का ही ग्रोथ रेट हो गया। दैट गिव्स यू 4 डिवाइडेड बाई 0.052, राइट, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड इक्वल टू अगर मैं करूंगा सो इस बार जो शेयर की प्राइस आएगी बच्चों वो 76.92 आएगी। तो एक बात आपको नोट करने की बिल्कुल जरूरत है, वैसे गॉर्डन अप्रोच दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो आप रिटेंशन रेशियो कितना रखते हो, राइट, क्योंकि जितना रिटेंशन रेशियो आपका ज्यादा होगा और एट द सेम टाइम आर इज ग्रेटर देन के ई होगा, उतना आपको बेनिफिट होना है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं रिटेंशन रेशियो जो 60 था उसका 0.4 कर देता, मान लो इसका मैं 0.4 कर देता, तो उसकी वजह से क्या होता, सिर्फ मेरा ग्रोथ रेट गिर के कितना हो जाता, 6% ही हो जाता। एंड सपोज दिस ग्रोथ रेट इज 6%, सपोज दिस ग्रोथ रेट इज 6%, तो उसकी वजह से क्या होता, मेरा नीचे की साइड पे ओनली 4% आता और शेयर का प्राइस 100 रुपीज ही हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं रिटेंशन रेशियो ज्यादा रखता हूं व्हेन द कंपनी इज इन ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ फॉर्म है, आर इज ग्रेटर देन के ई है, तो सबसे बेस्ट मेरा प्राइस आएगा। आई एम श्योर आपको बात यहां पे समझ में आई होगी। अलग अलग 3 सिचुएशन थी, इन सब नॉर्मल एंड डिक्लाइनिंग सिचुएशन में आपने देखा कि ग्रोथ रेट जो था वो ग्रोथ वाले स्टेज से बहुत ही कम आया था एंड ग्रोथ रेट कम आने की वजह से शेयर का जो प्राइस है वो भी बच्चों कम आया था। सो आई एम श्योर कि आपको गॉर्डन्स अप्रोच का ये क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इट ओनली टॉक्स अबाउट द ग्रोथ। अच्छा, एक और बात मैं आपको इसमें सिखाना चाहता हूं, यहां पे आप वॉल्टर्स मॉडल को भी सोच के देख सकते हैं। इवन यू नो के एज पर वॉल्टर्स मॉडल क्या होता है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन के, अब हो सके उतना कम डिविडेंड दो उतना अच्छा रहता है। यहां पे आप देखिए, अगर आप डिविडेंड को 0.6 की जगह पे डिविडेंड को अगर
डिविडेंड पे आउट 0.4 की जगह पे अगर आप और कम कर देते तो आपका रिटेंशन रेशियो उतना ही बढ़ जाता। रिटेंशन बढ़ने की वजह से ग्रोथ भी बढ़ जाता एंड ग्रोथ बढ़ने की वजह से आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता। तो एक तरीके से गॉर्डन्स मॉडल भी जो कहता है वो यहाँ पे साबित हो गया है कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन के, कंपनी ग्रोथ मोड में है, ग्रोथ मोड में है तो आपका रिटेंशन रेशियो हाई होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो कम होना चाहिए। ये कम करते करते अगर आपको बेस्ट लाना है तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो को 0% कर देना चाहिए, तब जाके इवन गॉर्डन मॉडल में भी आपका शेयर का जो प्राइस आएगा वो सबसे हाईएस्ट प्राइस आएगा बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द गॉर्डन्स अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने वापिस एक बार वॉल्टर्स का मॉडल रखा है, राइट। वॉल्टर के मॉडल का एक बार रिवीजन करना भी जरूरी है क्योंकि बीच में हमने गॉर्डन्स मॉडल के काफी सारे क्वेश्चन गिने हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा वॉल्टर का क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए मैं सवाल पढ़ना शुरू करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। टोटल अर्निंग्स 2 लाख है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 20,000 है, डिविडेंड पेड है ₹1,50,000, दिस इज अ टोटल रुपीज गिवन ऑफ डिविडेंड पेड। प्राइस अर्निंग रेशियो इज गिवन एज 12.5 जिसको हम शॉर्ट में पीई रेशियो भी कह के बुलाते हैं बच्चों, राइट। अप्लाइंग वॉल्टर्स मॉडल, एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, कर लेंगे हम ये फाइंड आउट। Compute PE ratio at which the dividend policy will have no effect. This is so interesting. एक ऐसा PE रेशियो लाना है कि जिससे डिविडेंड पॉलिसी की कोई इफेक्ट ही नहीं आए वैल्यू ऑफ शेयर पे। एंड विल योर डिसीजन चेंज इफ PE रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5, यानी 12.5 की जगह पे अगर PE रेशियो 8 हो जाए तो क्या हमारा डिसीजन उससे चेंज हो जाएगा, और इन चीज़ों को हमें करना है एनालाइज। लेट्स डू इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मज़ा आएगा एक एक स्टेप को समझते। देखिए सबसे पहला जो इसमें वर्किंग हमें करना है ना, वो हमें ढूंढना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा क्वेश्चन में। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नाउ प्लीज बीवेयर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर को भी याद कर सकते हैं, यहां पे भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अगर लाना हो और कुछ नहीं पता हो तो आप 1 डिवाइडेड बाई पी रेशियो कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होता है वो होता है प्राइस अर्निंग रेशियो का रेसिप्रोकल। यहाँ पे ग्रोथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको समझने की अगर ट्राई करें तो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, राइट। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, इसी का रेसिप्रोकल कर दूं तो ये कैसा दिखेगा? ईपीएस डिवाइडेड बाय प्राइस, मीन्स कितने प्राइस है शेयर की और शेयर होल्डर को उसके ऊपर कितना अर्निंग्स मिलता है वो आ गया, तो दिस इज इक्वल टू के हो जाएगा ना बच्चों, ये आपका के हो जाएगा, राइट। सो ये कॉमन सेंस लगानी है कि व्हेन द पीई रेशियो इज गिवन एंड नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फिगर कैसे आएगा? 1 डिवाइडेड बाई पीई रेशियो करके आएगा बच्चों। सो यहां पे मैं 1 डिवाइडेड बाई 12.5 कर देता हूं, 12.5 कर देता हूं, तो देखते हैं हमारे केई का फिगर क्या आता है। आवर केई विल बी 8%, 0.08, सो इक्विवेलेंट टू 8%, ये हमारा पहला केई का फिगर आ जाएगा। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट। केई हमें मिल चुका है। दूसरा हमें निकालना पड़ेगा कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आर की वैल्यू को भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए एक और वर्किंग करते हैं जिसमें हम आर की वैल्यू गिनेंगे। आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ऑन इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी फाइनेंसिंग ही होता है, राइट। सो मैं आर को एक बार रिटर्न ऑन इक्विटी भी लिख सकता हूँ जो कंपनी इक्विटी के ऊपर अर्न करती है। ये कैसे आएगा बच्चों? ये आएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड करके। कैसे आएगा ये? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड करके। इस सवाल के अंदर हमें जो टोटल अर्निंग्स दी है उसी को हम मानेंगे कि वो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है और उसका फिगर लिख देंगे यहाँ पे। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फिगर आ जाएगा
2 lakhs डिवाइडेड बाय, अगर मैं इक्विटी फंड की बात करूं तो देखिए 20,000 नंबर ऑफ शेयर है एंड हर एक शेयर 100 रुपी का है। दैट मीन्स 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपीज का आपका इक्विटी फंड यहां पे हो जाएगा। सो दैट गिव्स यू 0.10 इक्विवेलेंट टू 10% एज योर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी। हमें हर सवाल में ये सब चीजें रेडी दी होती है तो हम सीधा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि केई और आरओई दोनों अलग अलग आ रहा है, राइट। दोनों केई और आरओई की अलग इंफॉर्मेशन दी थी और मैंने उसका इस्तेमाल किया तो दोनों अलग वैल्यू आ गई। अब मुझे बात करनी है कि क्या कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है। उसके लिए एक और चीज मैं आपको गिन के दिखाना चाहता हूं, वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो लाने के लिए पहले मुझे इसमें अर्निंग पर शेयर भी लाना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं अर्निंग पर शेयर लेके आता हूं। छोटी छोटी वर्किंग्स है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन में नेसेसिटी ऑफ वर्किंग आती है मैं वर्किंग सोचता हूं और वर्किंग को करता हूं। देखिए आपका अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा बच्चों। अर्निंग पर शेयर जो फिगर आएगा वो आ जाएगा, राइट, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, आपको करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाय करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो चलिए यहां पे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फिगर 2 लाख रुपीस था बच्चों, एंड उसके सामने जो नंबर ऑफ शेयर्स आए वो 20,000 थे। तो इससे क्लियर हो जाता है कि 10 रुपी आपका यहां पे अर्निंग पर शेयर है, 10 रुपी यहां पे आपका अर्निंग पर शेयर है। चलिए वैसे ही मैं लेके आता हूं कि पर शेयर डिविडेंड कितना पे किया, तो दैट विल बी डिविडेंड पर शेयर, वो आ जाएगा आपने जो टोटल डिविडेंड पे किया है, आपने जो टोटल डिविडेंड पे किया है डिवाइडेड बाय, अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि फर्म ने पर शेयर कितना डिविडेंड पे किया है। टोटल डिविडेंड का फिगर है बच्चों 1,50,000 एंड डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो होंगे 20,000। तो अगर मैं इसे देखता हूं, राइट, तो 7.5 रुपीस का डिविडेंड कंपनी ने पे किया है ऐसा लग रहा है। ये सब छोटी छोटी वर्किंग्स करने से सवाल में आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, इसके लिए ये वर्किंग करने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमें ये पता करना है कि क्या वॉल्टर के हिसाब से ये एक ऑप्टिमल पॉलिसी है, क्या वॉल्टर के हिसाब से ये एक ऑप्टिमल पॉलिसी है। लेकिन वो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए एक पेज ऐड करने के बाद मैं आपको इसमें आगे लेके चलता हूं। सबसे पहले हमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये पता करना पड़ेगा, मतलब कंपैरिजन करना पड़ेगा आर और के के बीच में। यू नो इट वेरी वेल, आगे की वर्किंग से हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी 10% आया था, आप आगे एक बार चेक कर सकते हैं, राइट। और हमारा केई जो आया था वो 8% आया था। तो मैं यहाँ पे केई का फिगर लिख दूंगा 8%, राइट। एक साथ साथ में मैं एक डिविडेंड पे आउट रेशियो भी लाना चाहता हूं जो एग्जिस्टिंग पे आउट रेशियो है। बच्चों एग्जिस्टिंग पे आउट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं 7.5 रुपी का डिविडेंड दे रहा हूं और 10 रुपी का कंपनी का अर्निंग है, दैट मीन्स 0.75, ये है मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो, राइट। अब आपको मालूम है कि ये कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, इसका रीजन है क्योंकि हम वॉल्टर में हैं एंड वॉल्टर में जो आंसर आता है वो हमेशा एक्सट्रीम पे आंसर आता है बच्चों। वॉल्टर पे जो आंसर आता है वो हमेशा एक्सट्रीम पे आंसर आता है बच्चों। तो चलिए मैं यहां पे कमेंट लिखता हूं, हियर क्या लिखेंगे हम, हियर आर इज ग्रेटर देन के। सो अगर आर इज ग्रेटर देन के हो, वॉल्टर्स मॉडल को याद करो, तो आपका ऑप्टिमम जो डिविडेंड पे आउट रेशियो आना चाहिए, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वो बच्चों कितना आना चाहिए आपका, 0% आना चाहिए। अगर कंपनी ज्यादा अर्न कर सकती है तो पूरा का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास ही जाना चाहिए। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इन दिस सिचुएशन आ जाएगा बच्चों 0%। अब हम थोड़ा सा और सोचते हैं, यहां पे लिखेंगे हम हियर the dividend payout ratio of the company, the dividend payout ratio of the company, right, is 0.75, that means 75%. So the company
is not following, the company is not following optimal dividend policy. ये पूरा ऐसे आंसर हम एग्जाम में लिख देंगे तो एकदम सही तरीके से हमें मार्क्स मिलेंगे। तो थोड़ा प्रॉपरली इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दो चीज़ें हमने देखी यहाँ पे वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से, और हमने ये पाया कि कंपनी का जो पॉलिसी है डिविडेंड के बारे में वो सही पॉलिसी नहीं है बच्चों। चलिए इसके बाद हमें दूसरा जो क्वेश्चन करना है वो है कंप्यूट द पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। वॉल्टर्स मॉडल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिविडेंड पॉलिसी शेयर प्राइस पे इंपैक्ट वॉल्टर मॉडल के हिसाब से कब नहीं करेगी? वॉल्टर मॉडल के हिसाब से कब नहीं करेगी? जब बच्चों R इज इक्वल टू के हो जाएगा ना, R इज इक्वल टू के, तब ऐसा होगा कि वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से डिविडेंड पे आउट रेशियो कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो आप कोई भी ले सकते हो। एनी डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, और शेयर की प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वॉल्टर्स मॉडल की सिंपल सा लॉजिक लगा के थियरी बना रहा हूं। अब देखो R इज इक्वल टू मुझे के करना हो, हमारा के जो दिया था वो तो हमने यहाँ पे लिखा ही है। के जो था वो 8% था, तो मुझे R को भी 8% करना पड़ेगा ना। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, वी हैव टू मेक, वी नीड, ऐसा लिखना बेटर रहेगा, वी नीड R इज इक्वल टू 8%। और ये लाने के लिए हमें वापिस वही फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। एक्चुअली R को मैं 8% नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि R तो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न है ना, लेकिन मैं के के बारे में बात करूं तो बेटर रहेगा, वी नीड के टू बी 10%, एक्चुअली वो बेटर रहेगा। अब मेरी बात समझिए बच्चों, R इज इक्वल टू के ही करना है। R को तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि R के लिए तो मुझे टोटल अर्निंग दी है और इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, तो वो तो 10% का 10% ही रहेगा। R इज इक्वल टू के ही करना हो तो मैं के को ही 10% क्यों ना कर दूं? वैसे भी हमें पूछा क्या है, वैसे भी हमें पी रेशियो के बारे में पूछा है, तो मैं एक काम करूंगा ना, के को ही 10% करता हूं, उसी से पी रेशियो मिल जाएगा। नाउ यू नो इट वेरी वेल दैट के इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई पी रेशियो, राइट? 1 डिवाइडेड बाई पी रेशियो। पीई रेशियो का रेसिप्रोकल होता है के, तो मैं इसे 1 डिवाइडेड बाई 0.10 लिखूंगा। मेरे बच्चों 10 हमारा सॉरी, हमें 1, इसको इस तरीके से नहीं, पहले के को लिख के करते हैं, एक स्टेप बराबर लिखते हैं। तो के जो है वो 10% पहले से बोला गया था हमें, इज इक्वल टू, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई पीई रेशियो करता हूं तो इससे मुझे पीई रेशियो की बच्चों वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट्स वाई जो मेरा पीई रेशियो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.1। प्रॉपर स्टेप लिखे होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड फाइनली हमारे पीई रेशियो का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगा 10 टाइम्स। सो एक जो इन्होंने चीज पूछी थी वो हमने सॉल्व की। दे वर आस्किंग कंप्यूट द पीई रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट। अब डिविडेंड पॉलिसी वॉल्टर के हिसाब से तब इंपैक्ट नहीं करेगी जब आर और के दोनों सेम हो बच्चों, और आर और के को दोनों को सेम रखना है, मतलब कि एक्चुअली मैं आर को तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मुझे यहाँ पे टोटल अर्निंग्स भी दे दी गई है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दे दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से वो तो आर तो हमारा 10% ही रहेगा। आर को तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। बट हाँ, मैं डिविडेंड पे आउट कोई भी रखूं, जब R इज इक्वल टू के हो जाएगा तो शेयर प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं के को क्यों ना चेंज कर दूं। और के को मैंने कर दिया 10%। अब अगर के को 10% लाना है तो के बराबर 1 डिवाइड बाई पी रेशियो करके आ जाएगा। सो ये हमारा पी रेशियो आ जाएगा 10 टाइम्स। सो आई एम श्योर थोड़ा सा अलग तरीके से ये सवाल पूछा है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। और अब इसके बाद देखिए आप, और तीसरा सवाल पूछा है। चलिए इसके लिए एक न्यू पेज ऐड करके ही काउंटिंग करते हैं। तो देखिए ब्लैंक पेज पे देखते हैं, विल योर डिसीजन चेंज इफ पीई रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। बच्चों अगर पीई रेशियो चेंज हुआ ना, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी के का फिगर चेंज होगा। चलो हम न्यू के का फिगर निकालते हैं।
तो थर्ड केस में के जो हो जाएगा वो हमारा 1 डिवाइडेड बाई पीई रेशियो के हिसाब से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8। तो के का फिगर हो जाएगा 12.5%, के का फिगर हो जाएगा 12.5%। अब वापिस हम वॉल्टर के हिसाब से ये ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी बनती है कि नहीं वो चेक करते हैं। उसके लिए हमें आर चाहिए, आर बच्चों हमें वही रखना है 10% जो मिला है वो, राइट। एंड के का जो फिगर अभी हमने फाइंड आउट किया वो कितना मिला हमें, वो हमें मिला 12.5%। कंपेयर करके देख लो क्या होता है बच्चों, आर इज इस बार देखिए आर इज लेस देन के हो रहा है, एंड आर इज लेस देन के का मतलब कंपनी कम कमा रही है एंड शेयर होल्डर ज्यादा कमा रहे हैं। और आपको मालूम है कि इस सिचुएशन में जो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो आना चाहिए वो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो आना चाहिए। सो नेचुरली हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज तो हुआ, बट स्टिल हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी ये जो कंपनी है अभी 75% डिविडेंड पे आउट रेशियो पे कंपनी है वो अभी भी बेस्ट पॉलिसी नहीं है। क्योंकि वॉल्टर के हिसाब से आप जानते हो, आपने थियरी में ये सीखा है कि एक्सट्रीम ही डिविडेंड पॉलिसी बनती है। या तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होगा व्हेन द आर इज ग्रेटर देन के, या तो डिविडेंड पे आउट रेशियो पूरा 100% होगा वेर के इज ग्रेटर देन आर। तो कहने का मतलब यहां पे 100% हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए। अभी भी कंपनी बेस्ट मॉडल को फॉलो नहीं कर रही है। आपने अगर पहले देखो आगे का बच्चों में चेक करवाऊं तो पहले केस में क्या हो रहा था, आर इज ग्रेटर देन के आ रहा था बिकॉज प्राइस अर्निंग रेशियो हमने 12.5 लिया था, तब ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% था। लेकिन अभी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो आना चाहिए 100%। तो यस, हमारा डिसीजन तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ। पहले हम कह रहे थे कि डिविडेंड को मत दो, डिविडेंड को कम कर दो, और अब हम कहेंगे अरे दे दो डिविडेंड पूरा का पूरा 100% भी अगर आप देना चाहो तो डिविडेंड दे दो। सो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द वॉल्टर्स मॉडल। आई एम श्योर आपको सवाल समझ में आया होगा बच्चों।